यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम 2018 सरकारी जॉब पाने का एक सुनहरा अवसर। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज से हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। यूथ कॉम्पिटिटिव सेंटर के द्वारा ये लाया गया प्रैक्टिस सेट है और आपको इस चैनल पे लगातार प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। आप अपना जीएस का स्कोर, हिंदी का स्कोर, ये स्कोर आप चेक कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। उसके लिए एकदम देखिए, पेपर में जैसा प्रश्न बनेगा एकदम हूबहू वैसे ही टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा और इसमें आपको जहाँ पे एक्सप्लेनेशन और मैप की ज़रूरत है उसको वैसे ही समझाया गया है, जिससे आपको आसानी से याद करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो, ज़्यादा समय तक आसानी से याद रहे फैक्ट और परीक्षा हाल में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपका कितना स्कोर होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यह सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल है यह भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है एपी कल्चर। एपी कल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। देखिए, जो विभिन्न कल्चर हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, परीक्षा के लिए, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर जाइए। यहाँ पे मैंने लिस्टिंग भी दी है, आप एक बार इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके एक बार इस लिस्टिंग को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, सेरी कल्चर रेशम कीट पालन, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन या मछली पालन को कहते हैं। उसके बाद फिर आता है फ्लोरी कल्चर, फ्लोरी से फूल होता है, ये तो याद हो जाएगा। वीटी कल्चर, वीटी अंगूर के लिए प्रयोग होता है, इसे भी याद रखिए। उसके बाद वर्मी कल्चर केचुआ के लिए काफ़ी प्रचलित शब्द है। और पोमो कल्चर फलों का उत्पादन, और ओलेरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन, और हार्टी कल्चर जो है बागवानी के लिए होता है। और दो महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए, एरोपोटिक और हाइड्रोपोनिक्स, ये दोनों महत्वपूर्ण है। एरोपोटिक्स का मतलब होता है एयर, आप इसे एयर से याद रखिए। एयर मतलब क्या हुआ, हवा में जो पौधे उगाए जाते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ये हुआ, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब जल होता है और जल में जो पौधे उगाए जाते हैं सिर्फ जल में, तो उसके लिए प्रयोग होता है। तो ये लिस्टिंग आप लोग एक बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। और हम लोगों से पूछा गया है एपी कल्चर। और एपी कल्चर किसके लिए प्रयोग होता है, तो शहद के लिए। अच्छा, आप लोगों को याद दिला दूं कि चैनल पे जो है ना इसके लिए शॉर्ट भी अपलोड किया गया है ट्रिक के साथ, आप वहां से भी देख के आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल। कौन सा मंडल, 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार आ चुका है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा सोम को समर्पित है। सोम जो है और इस पेय पर नामांकित एक देवता है। सोम जो है ना एक पेय है, पेय पदार्थ के ऊपर एक देवता को संबोधित किया जा रहा है। इस पेय को ऋग्वैदिक काल में बहुत धार्मिक या उच्च कोटि का पेय पदार्थ माना जाता था, तो उसके लिए प्रयोग होता था सोम शब्द। चलिए नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न की क्वालिटी भी बहुत अच्छी बनाई गई है। तो पुरुष और महिलाओं में अंतर पूछा जा रहा है साक्षरता दर में। तो देखिए, चूंकि यूपी का एग्जाम है तो यूपी चांसेस ज़्यादा बनते हैं और यूपी में अंतर था भी, जिसकी वजह से ये प्रश्न बना है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, था कितना? तो आप ये देखिए, अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष यहाँ पे 77.3, माफ कीजिएगा 1 नहीं, 77 पुरुष साक्षरता जो थी वो थी 77.3। और अगर यहीं महिला साक्षरता की बात की जाए तो यह 59.1 के आसपास थी। तो दोनों के बीच में अगर गैप देखेंगे तो ज़्यादा यही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के स्तंभ काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो उस जिसमें उन्होंने मगध का सम्राट स्वयं को बताया है, वह कौन सा स्तंभ है बताइए? तो देखिए सही जवाब होगा भाब्रू स्तंभ। कौन सा स्तंभ? भाब्रू। चलिए आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, अच्छा ये बताइए है कहाँ पे भाब्रू स्तंभ? यह राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री स्थित है। देखिए पहला प्रश्न तो ये बनता है कि दक्षिण गंगोत्री है क्या। देखिए दक्षिण गंगोत्री जो है वह शोध संस्थान है।
क्या है? यह एक शोध संस्थान है। अच्छा, किसका शोध संस्थान है? तो यह भारत द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। कहाँ पे यह अवस्थित है? तो यह अंटार्कटिका में अवस्थित है। अंटार्कटिका में भारत द्वारा 3 शोध संस्थान चलाए जा रहे हैं, जिसमें से एक है दक्षिण गंगोत्री और दूसरा जो है वो है भारती, एक है तीसरा मैत्री। 3 नाम से यही चल रहे हैं। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाए तो दक्षिण गंगोत्री वहाँ पे कुछ जो मौसमी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से वो विलुप्त हो गया है, वहाँ पे जो है कार्य नहीं संचालित हो पा रहा है, जबकि भारती और मैत्री ये दोनों अभी संचालित हैं और वहाँ पे अच्छे खासे कार्य कर रहे हैं। आप पीसीएस का, उत्तर प्रदेश पीसीएस का अगर पुराना प्रश्न देखेंगे तो वहाँ पे ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बने हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संपादक हैं, एक तरफ पत्रिकाएं हैं। तो बताइए। देखिए, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप क्या हाईलाइट करेंगे? नहीं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। पहला देखिए, बी.आर. अम्बेडकर, इनका इंडिपेंडेंस, क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो पत्रिका है ये अम्बेडकर जी की न होके किसकी थी? ये मोतीलाल नेहरू जी की थी। किसकी थी? मोतीलाल नेहरू। और दूसरा देखिए, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, सही है। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, ये भी सही है। दादा भाई नौरोजी, रक्त गफ्तार, ये भी सही है। तो सही जवाब क्या बनेगा? गलत पूछा गया तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है असम में 1857 की क्रांति का नेता था? देखिए, 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण नेता थे, एक बार इंडेक्स आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बताइए सही जवाब क्या होगा इसका? तो सही जवाब क्या होगा? दीवान मनीराम दत्त। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ किस समीप स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है उसके समीप कौन अवस्थित है? या तो कहें किसके समीप जो है ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित है? दोनों प्रश्न एक ही साइड से घुमा के बनाए जा सकते हैं। तो बताइए। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के पास अवस्थित है। कैसे है? मैप हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, आप देख रहे होंगे, ये है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट आप देखेंगे उत्तर और पूर्व साइड पे यहाँ पे अवस्थित है। अच्छा, ग्रेट बैरियर रीफ में होता क्या है? तो देखिए, वहाँ पे जो है ना कोरल रीफ जैसे जीव पाए जाते हैं, कोरल रीफ पाया जाता है, जो जिनकी खोल से समुद्र छिछला होते होते ऊपर मतलब पूरी तरह से वो लैंड के रूप में भी बदल जाता है। लैंड के रूप में आप समझिए कि जैसे आइसलैंड आपका होता है या फिर जो आपका द्वीप बनते हैं वो द्वीप के रूप में बदल जाता है। अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ ऊपर से नौकायान बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय जो आवागमन है जिसकी वजह से, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बचा के आना पड़ता है, क्योंकि समुद्री जहाज़ों के लिए नीचे सरफेस में किसी चीज़ से टकरा ना जाए, इसलिए दूर बचा के जाना पड़ता है। और जहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं वो ज़मीन को काफ़ी मतलब समुद्र वहाँ पे छिछला हो जाता है, वो उनकी खोल से पहाड़ी जैसा एक निर्माण बन जाता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। लोकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आप लोग याद रखिए ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरैती कहा? तो बताइए कौन कहा था? यह कथन जो है लॉर्ड लिन लिथगो का था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और आपको बता दें, अच्छा इनका कार्यकाल क्या था? बताइए। इनका कार्यकाल जो है 1936 से लेके 1943 तक था। और इस समय कौन सा आंदोलन चला था? आप लोग याद कीजिए, भारत छोड़ो। कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था? 1942 में, 1942 में। ये सब चीज़ें ना आप कनेक्ट करके पढ़ा करिए, जल्दी आसानी से आपको याद भी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? देखिए, सौर मंडल हम किसे कहते हैं? सौर मंडल में सूर्य केंद्र में होता है, उसके इर्द गिर्द क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, धूमकेतु होते हैं, ग्रह होते हैं, ये सभी सौर मंडल। और अच्छा, कभी ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है, सौर मंडल का मेन एनर्जी का सोर्स कौन है? सूर्य होता है। तो जो इसमें नहीं होगा वो निहारिका होगा। निहारिका क्यों नहीं होगा? निहारिका जो है ये हाइड्रोजन गैस का बादल होता है, हाइड्रोजन गैस द्वारा बना बादल होता है, यही जो है सौर मंडल का हिस्सा, इसे नहीं माना जाता। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जस्ट अपोजिट बनता है, इसीलिए आप लोगों को याद रखना है कि कौन जो है चंपारण सत्याग्रह का विरोध कर रहा था। तो विरोध करने में कौन थे? एनजी रंगा। कौन थे? एनजी रंगा। अच्छा, पहला प्रश्न यहाँ बनता है, चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? सन याद करिए,
1917 में। कब हुआ था? 1917 में। और इनको अच्छा आमंत्रित कौन किया था गांधी जी को वहाँ चंपारण आने के लिए? तो राजकुमार शुक्ल किए थे। कौन? ये आमंत्रित किए थे, आमंत्रित। और उसके बाद देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको महात्मा की उपाधि यही दिए थे, महात्मा की उपाधि। और राजेंद्र प्रसाद इनके साथ थे वहाँ पे। चार के चारों ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित महानगरों में किसका लिंगानुपात जो है अधिकतम है? बताइए। देखिए ऐसे प्रश्न क्या है ना कि ये आप सेपरेट कहीं नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अगर आपको टेस्ट पेपर में आता है तो आप गेस लगाने का थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगाइए कि कौन हो सकता है। देखिए मुंबई, कोलकाता, दिल्ली नॉर्थ इंडिया का तो स्थिति और भी ख़राब है, क्योंकि दिल्ली के बगल में हरियाणा है, यूपी है और राजस्थान है। आप देख रहे हैं वहाँ पे लिंगानुपात की क्या स्थिति है, तो वैसी दिल्ली में भी होगी। कोलकाता एक अलग दुनिया चल रही है। जबकि अगर साउथ के स्टेट देखेंगे तो ऐसी चीज़ें या एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं, तो चेन्नई होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? चेन्नई होगा। मैं आप लोगों को एक गेस लगाने का थोड़ा तरीका बता रहा हूँ, बाकी अगर आप लोग पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चेन्नई का है कितना? तो 989। चलिए नेक्स्ट है पॉलिटी का प्रश्न। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में कौन होता है? तो बताइए। देखिए राज्यसभा में जो है मैक्सिमम की अगर बात की जाए, मैक्सिमम कितने सदस्य होंगे, तो वो होंगे 250 सदस्य। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो 245 हैं, 245 ये प्रेजेंट टाइम में है। तो देखिए 250 और इसमें जो है 12 सदस्य, कितने सदस्य? 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति जी द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। अच्छा ये भी पूछा गया है कि कहाँ से मनोनीत किए जाते हैं, तो इसके लिए कई क्षेत्र हैं, जैसे आप कला, संस्कृति और उसके बाद विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता जैसे क्षेत्रों से उठाए जाते हैं। तो सही जवाब इसका क्या बनेगा? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? बताइए। देखिए इस प्रश्न को बनने के पीछे ऐसा रीजन नहीं था कि आप लोग प्रधानमंत्री पे लगाएं। इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित है? मतलब 3 जो है सुमेलित नहीं है। 2 सूचियाँ दी गई हैं, मैच कराना है। पहला है संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार। तो बताइए क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार ना होकर क्या होगा? नागरिकता होगा। क्या होगा? नागरिकता। उसके बाद फिर दूसरा है संविधान का तीसरे भाग में नागरिकता दिया गया है, नहीं ये उल्टा हो गया है, मौलिक अधिकार यहाँ पे होना चाहिए था, मौलिक अधिकार। उसके बाद संविधान का चौथा 4A भाग जो है मौलिक कर्तव्य, तो ये जो है सही मैच है, हम लोगों को सही ढूंढना था, सही यही है। उसके बाद संविधान का 5वां भाग जो है, 5वां राज्य के नीति निर्देशक नहीं है बल्कि संघ की बात की गई। किसकी बात की गई? संघ की। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? बताइए। कि वरीयता की जब भी बात आए तो राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के मुख्यमंत्री, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का स्थान आता है। तो इस प्रकार अगर सही देखेंगे तो अब क्या होगा? तो सबसे पहले राज्य में राज्यपाल होंगे, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे तो वो उनके नीचे आएंगे, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त आएंगे। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कहाँ हुआ है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग बताइए। तो किसमें किया गया है? वो किया गया है 352 आर्टिकल में। किसमें? 352 आर्टिकल 352 में। अच्छा इसमें लिखा क्या गया है? लिखा यह गया है कि मंत्रिमंडल के सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? बताइए। काफ़ी पुराना प्रश्न है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को क्या बोलते हैं? सीमांत कृषक। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? कोर सेक्टर कीवर्ड पकड़िए। देखिए कोर सेक्टर का मतलब यह होता है कि ऐसा सेक्टर जो देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अगर आप कोर सेक्टर में बात करें कितनी चीज़ों का, तो 8 वस्तुएं इसमें समाहित की गई हैं टोटल। और अगर कोर सेक्टर देखिए पहचानने की सबसे बड़ी बात बताएं ना, सीमेंट हुआ, बिजली हुआ, उर्वरक हुआ, लोहा हुआ और इस्पात हुए, ये सब चीज़ें क्या है? ये कोर सेक्टर इसलिए होती हैं क्योंकि अगर ये देश में अगर अच्छी तरीके से उपलब्ध नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है हरे पौधों
में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? काफ़ी इजी सा प्रश्न। बताइए क्या करते हैं पौधे? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए जो है उपयोग में आने वाला फ्यूज का तार जिस धातु का बना होता है उसका गलनांक या प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, जो फ्यूज का तार होता है वो तांबा, सीसा और टिन के मिश्रण से बनाया जाता है। और दूसरी चीज़ ये सोचिए कि जब फ्यूज का तार है तो उसका गलनांक कम होगा, क्योंकि अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होती है जल्दी से वो गल जाएगा तो विद्युत सप्लाई रोकने में सहायक होगा। और उसका प्रतिरोध भी जो है कम होता है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, प्रतिरोध में दोनों जगह अधिक लिखा गया है, कम नहीं लिखा गया है, क्योंकि प्रतिरोध भी कम होता है। नेक्स्ट है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? बताइए किसकी? राष्ट्रपति की। देखिए, जब भी पूर्व स्वीकृति की बात आए हमेशा आप राष्ट्रपति लगाइए, क्योंकि और किसी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस जो स्टील होती है वो मिश्र धातु है, किसकी किसकी? लोहे की और किसकी? क्रोमियम की। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, लोहा और क्रोमियम। देखिए, आप लोग प्रयास जरूर करिए। प्रश्न में अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो सारी जो परिश्रम हम लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए आप लोग प्रयास जरूर कीजिए। आपके कितने स्कोर होते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि उससे ना हेल्प होता है। और आप जब लिखेंगे उसे एक बार ना, गलत ही सही, आप यकीन मानिए 50 में से आपके, मैं सपोज करता हूँ 15 ही सही हुए, 35 गलत हो गए। लेकिन जब आप लिखेंगे ना तो आप सोचिए अंदर से आपकी एनर्जी फिर से रीबूस्ट करके बताएगी कि आपको करना है, आपको करना है, आपको पढ़ना है। इसलिए आपको थोड़ा मोटिवेट भी होंगे। चलिए, नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण बताइए। देखिए, पहले भी टेस्ट पेपर हमने कराए हैं वीडियो के, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ये सब प्रश्न बहुत इजी, जो पुराना देख के आए होंगे उन्हें तो एकदम हवा लग रहा होगा। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ क्योंकि आप ये सोचिए, भौतिक परिवर्तन और केमिकल परिवर्तन दोनों के लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक हमने बताया है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? वस्तुएं अपनी बस स्थिति बदल रही हैं, मतलब इनको रिवर्स लाया जा सकता है। किसी न किसी प्रोसेस से इनको फिर से वैसा बनाया जा सकता है जैसा ये पहले थी। जबकि केमिकल परिवर्तन में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है, दूसरे वस्तु बन चुकी है, अब वहाँ से वापस नहीं लाया जा सकता। जैसे हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, तो वापस से वो जो चांदी, जितना चांदी काली हुई है उसको आप रगड़ देंगे तो वो कम हो जाएगी, लेकिन जो निकलेगा वो कम जरूर हो जाएगा, वह पूरी तरीके से खराब हो चुका रहेगा। तो यह क्या हुआ? यह केमिकल चेंज हुआ। केमिकल, मोमबत्ती का जलना, एक बार जल गया तो केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि उसे वापस से लाया नहीं जा सकता। दूध से दही बनेगा, दही से कोई दूध बना सकता है? आज तक नहीं बना पाएगा। पनीर होता, कुछ और वस्तुएं होती तो उससे रिवर्स किया जा सकता था, जबकि लेकिन दूध से दही वापस रिवर्स नहीं होता। पानी में चीनी का घुलना, चीनी देखिए आप घोलेंगे तो चीनी को वापस से पानी से निकालना बहुत बड़ा कठिन कार्य नहीं है। उसके लिए कुछ विधियां जरूर हैं हम लोगों के पास, जिससे हम उसको रिवर्स ला सकते हैं। या तो आपको मिले पानी में जो है नमक का घुलना, नमक घोलेंगे वो भी रिवर्स लाया जा सकता है। तो जिसमें रिवर्स लाया जा सकता है वो भौतिक परिवर्तन है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, नेक्स्ट है, टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें क्या होता है? बताइए क्या होता है? फ्लोरीन। टेफ्लॉन में क्या उपलब्ध होता है? फ्लोरीन उपलब्ध होता है। सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? बताइए। देखिए, विकास का जो मुख्य कारण होगा वो होगा प्राकृतिक वर्ण। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, प्राकृतिक वर्ण होता क्या है? देखिए, प्राकृतिक वर्ण ऐसी चीज़ों को कहते हैं मतलब जैसे कोई जीव है वह प्रकृति के साथ अपने आप को ढाल ही नहीं पा रहा है। अगर नहीं ढाल पाएगा तो वो उसका जीवन या उसका विकास नहीं हो पाएगा, विकास होना असंभव है। यह किसका जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये डार्विन के द्वारा, उनके अनुसार ये दिया गया जीव के विकास के ऊपर एक नियम है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक वर्ण। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में, कौन सी कक्षा में? दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? केमिस्ट्री का प्रश्न है। देखिए, इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? ये होता है 2 × n²। अब यहाँ पे दूसरी कक्षा की बात की जा रही है, n बराबर कौन सी कक्षा की बात की जा रही है? तो यहाँ पे कक्षा अगर आप डालेंगे तो 2 × 2² हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो ये क्या होगा? 2 × 4 = 8। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा जो है सर्वाधिक किस में होती है? बताइए।
और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी का फेवरेट प्रश्न है। तो वसा में किस में होती है? वसा में। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। मैक्सिमम लोग विटामिन लगाते हैं और यहाँ पे प्रश्न गलत होता है, इसीलिए जो है एग्जामिनर बार बार ऐसे प्रश्न बनाते हैं। नेक्स्ट है झूमिंग कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि कौन करता है बताइए, कौन सी जनजाति? तो देखिए ये खासी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? खासी। खासी जनजाति कहाँ की है? यह असम की है, असम की जनजाति है। और झूमिंग में क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि किसी लैंड को जो है वहाँ पे पेड़ पौधों को काट के पूरा नष्ट कर दिया जाता है, फिर जला दिया जाता है ज़मीन को। जब ज़मीन पूरी तरह से साफ़ हो जाती है फिर वहाँ पे खेती करते हैं, उसके बाद सेकेंड टाइम खेती नहीं करते, फिर दूसरे नए लैंड पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इससे जो है प्रकृति को बहुत नुकसान होता है। चलिए नेक्स्ट है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रश्न थोड़ा पेचीदा बनाने का प्रयास किया गया है, जबकि है बहुत ईजी। मतलब सीधी सी बात है, अगर फ्रिज है, फ्रिज में खाना आप रखते हैं तो खाना जो है वो ज़्यादा समय तक सही क्यों रहता है, उसके पीछे का रीज़न पूछा जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, काफ़ी कम होता है, 4 डिग्री 5 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री ऐसे टेम्परेचर में क्या होता है कि कोई भी जो जैविक साइकिल चलती है वो पूरी तरह से चल नहीं पाती, जिसकी वजह से ज़्यादा समय तक खाना सुरक्षित रहता है। चलिए नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किसके द्वारा जो है उत्पादित होता है? देखिए एस्ट्रोजन एक हार्मोन है और यह फीमेल हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? फीमेल हार्मोन है। और यह पुटिका से उत्पादित होता है। किससे? पुटिका से। देखिए आवाज़ जो महिलाओं की थोड़ी पतली होती है उस सब के लिए जिम्मेदार यही हार्मोन होता है। चलिए नेक्स्ट है सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वोत्तम है? कौन सी मृदा में जो है सब्जी की खेती अच्छी होगी बताइए? तो बलुई दोमट में। किस में होगी? बलुई दोमट में जो है सब्जी की खेती अच्छी होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी एक जो है प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत है बताइए? सही जवाब क्या होगा? प्रोटीन का मैक्सिमम स्रोत कौन सी सब्जी में है? तो वो है मटर। मेथी बहुत से लोग लगाए होंगे, ऐसा मत करिएगा क्योंकि ये गलत जवाब होगा। मटर क्यों है? क्योंकि दलहन है। दलहन आपको पता होगा, यहाँ बात किसकी की जा रही है? प्रोटीन की। प्रोटीन दलहन में पाए जाते हैं या तो फिर मांस मछली वगैरह में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे चूँकि सब्जी पूछी गई है तो सब्जी में मटर दलहन में आती है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत पहले से इन्वायरमेंट के ऐसे प्रश्न कई बार आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि सबको याद भी होगा। कौन सी फसल है? जेट्रोफा। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है आनुवांशिकी अध्ययन। यह क्या है? आनुवांशिकी अध्ययन जो है यह क्या है? तो देखिए वंशागति और विविधता जो है, एक वंश से दूसरे वंश तक जो लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, उसी को आनुवांशिकी कहा जाता है, इसी के अध्ययन को। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं। मृदा को क्या माना जाता है मृदा विज्ञान में? तो इसको एक प्राकृतिक पिंड के रूप में माना जाता है। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, कोई अंतरिक्ष यान है वह चक्कर लगा रहा है, उससे अगर एक सेब को छोड़ा जाता है तो वह सेब कहाँ जाके गिरेगा? कई बार आ चुका है, बहुत ईजी सा प्रश्न है, रिपीटेड। अंतरिक्ष यान के साथ वो उसी गति से गतिमान होगा, वह कहीं आके गिरेगा नहीं, क्योंकि वो अंतरिक्ष में है तो वहाँ पे कोई ग्रेविटी काम नहीं कर रही है। ग्रेविटी के रेंज में रहता तब जरूर पृथ्वी के पास या किसी और ग्रह के पास पहुँच सकता था। नेक्स्ट है जैव विविधता में परिवर्तन होता है। बताइए जैव विविधता में परिवर्तन कहाँ होता है? देखिए मैक्सिमम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है अगर ये पूछा जाए तो अब देखिए ये ग्लोब है, ग्लोब में ये है भूमध्य रेखा जिसे आप 0 डिग्री बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द जो मतलब आप 23.5 डिग्री ऊपर या नीचे नॉर्थ और साउथ के बीच में जो आप देखेंगे पट्टी, यहाँ पे भूमध्य रेखा के पास क्या होता है कि यहाँ मैक्सिमम बारिश होगी, वर्षा ज़्यादा होती है। अब अभी बताइए जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो जीव जंतु कीड़े मकोड़े वो सब ज़्यादा होंगे, तो एक दूसरे पे सब निर्भर होते होते यहाँ पे संख्या ज़्यादा होगी। तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? जैव विविधता कहाँ सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में फैलेगा? तो भूमध्य रेखा की तरफ। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है? तो बताइए। देखिए ये जन कल्याण पर्व जो है यह मथुरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मथुरा में। नेक्स्ट है सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र इकोसिस्टम निम्न में से कौन सा है? बताइए। कई बार रिपीटेड प्रश्न है, बहुत साधारण सा प्रश्न है,
तो ये है महासागर। सबसे ज़्यादा अस्थायी अगर पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, महासागर। चलिए नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे अवस्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क बताइए। लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में है। महत्वपूर्ण है और कई बार आ चुका है, मुझे तो लगता है कम से कम 10 से 12 बार की विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कौन नहीं होता है, किसको नहीं होता है? लोकसभा में कार्रवाई चल रही है, उसमें भाग लेने का अधिकार जो है किसको नहीं होता है? तो देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो है वो भाग ले सकते हैं लोकसभा कार्रवाई में। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी यह भी भाग लेते हैं और सॉलिसिटर जनरल यह भी भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के सचिव इन्हें भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए कितने हैं टोटल? तो देखिए उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय टोटल 6 हैं। कितने हैं? टोटल 6। कहाँ कहाँ पे हैं? तो कानपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, मेरठ, बांदा और झांसी जैसे क्षेत्र में अवस्थित हैं। आप लोग याद रखिए ये नंबर पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है कितने। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार आ चुका है, रिपीटेड प्रश्न है। तो कितने हैं? टोटल 9 हैं। नेक्स्ट है केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय होगा। बताइए कहाँ होगा? देखिए धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश का चित्रकूट में स्थापित किए जाने की पूरी तैयारी चल रही है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? कौन सी जनजाति? भोक्सा। देखिए जो भी जनजातियाँ उत्तर प्रदेश से संबंधित है वो महत्वपूर्ण है। देखिए जनजातियों की बात की जाए तो जनजातियाँ आपकी चाहे वर्ल्ड की हों, चाहे आपकी देश की हों, चाहे आपके राज्य की हों, तीन के तीनों महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ के जाइएगा। तो बताइए कहाँ पाई जाती हैं? तो बिजनौर और आगरा में। कहाँ पाई जाती हैं? बिजनौर और आगरा में भोक्सा जनजाति। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित कितनी है? तो देखिए काफ़ी पुराना करंट अफेयर है, वैसे आने का कोई चांसेज इसका नहीं बनता है, फिर भी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी था, 9.1%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तत्कालीन सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया गया है? किस देश के द्वारा ऐसा किया गया है? तो यह जो है सूडान में हुआ। कहाँ हुआ? सूडान में। देखिए जो साउथ अफ्रीका के आपकी कंट्री हैं, साउथ अफ्रीका बता रहा हूँ, अफ्रीका महाद्वीप के, वहाँ पे महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी होती हैं आप लोग ज़रूर उस पर निगाह रखिए, क्योंकि उस पर निगाह इंडियन गवर्नमेंट की है, जिसकी वजह से विभिन्न परीक्षाओं में वहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। नेक्स्ट है सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए जो है हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो बताइए यह जो है कक्षा 12 तक की बात की जा रही है। कहाँ तक की? कक्षा 12। नेक्स्ट है चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन, यह कहाँ अवस्थित है? चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन। तो देखिए यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये प्रश्न बना क्यों? क्योंकि आपको बता दें चंद्रागिरी जो रेलवे स्टेशन है यह पूरी तरीके से जो है महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा जो है ये संचालित किया जा रहा है पूरा स्टेशन ही। इसी वजह से यह जो है करंट अफेयर से घुमा के प्रश्न बनाया गया है। इस प्रकार 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला साथियों समाप्त हुई। आपको कितना सही हुआ कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और यह सीरीज आपके लिए कितना हेल्पफुल है, आगे इसको कितना चलाया जाए उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।